पीएचपी के इस वीडियो में हम लोग रीकैप करने वाले हैं ताकि हम लोग जितना टॉपिक पढ़े हैं एक बार उसको है ना रिवीजन के तौर पे देख लिया जाए, एक ही बार एक झलक में, ज़्यादा स्पीड में निकल जाएंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैम के अंदर एक फ़ोल्डर रखते हैं जिसका नाम रखते हैं रीकैप, ठीक है। और ये रीकैप VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि PHP जो है एक ऐसा लैंग्वेज है जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से बहुत मोटे मोटे तौर पे लिख सकते हो कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसमें दो तीन बातें एक साथ आ गई हैं। सर्वर साइड का मतलब वो लैंग्वेज होता है जिसको रन करने के लिए, चलने के लिए सर्वर की आवश्यकता होती है। उसके बाद स्क्रिप्टिंग एक वर्ड आया। स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है कि पूरा पेज में आपको PHP नहीं लिखना है, जहाँ पे आपको PHP की ज़रूरत है वहाँ लिखना है। तो जब हम लोग अपने पूरे दूसरे लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं उसे हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टच करते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और PHP भी। लेकिन अगर आप C की बात करें तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं हो। C के बीच में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। यहाँ पे HTML का पेज भी लिख सकते हैं, CSS भी डाल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी डाल सकते हैं, यानी पूरा एनवायरमेंटल बेसिस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो PHP इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। It is a powerful tool to create dynamic web page। ये ध्यान में रखना, ठीक है। डायनामिक वेब पेज में हालांकि जनरल पर्पस लैंग्वेज हो चुका है, लेकिन जो पावरफुल टूल है ये अभी तक वो है वेब को डायनामिक करने में। अब आते हैं इसको ऐसे समझने के लिए कि ये जो PHP है इसकी शुरुआत हुई थी कब, बताओ तो कोई? 1993, ठीक है। 1993 में PHP एक नया नाम से आया, उसका नाम था पर्सनल होम पेज। फुल फॉर्म देखो, PHP पर्सनल होम पेज। लेकिन बाद में इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट ही बदल गया, नाम तो वही PHP रह गया और उसका नाम हो गया हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, राइट। तो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर बाद में इसका नाम पड़ गया। कई बार होता है ना कि अगर बच्चा पैदा हुआ दुनिया में और उसका नाम गोलू रख दिया, अब बाद में वो बंदूक लेके घूम रहा है, गुंडा हो गया, तो गोलू कहने के लिए रह गया, अब वो गोला हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ना वो गोलू नाम तो दे दिया उसको, लेकिन उसका जो हरकत है वो गोलू वाला नहीं है। तो ऐसे ही होता है, PHP जब शुरू हुआ तो उसका नाम दे दिया गया उसके काम के हिसाब से उस टाइम में जो था, अब वो बदल गया। कंप्यूटर के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। कंप्यूटर का हिंदी होता है गन्ना करने वाली मशीन, गन्ना छोड़ के सब काम करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत छोटा सा करता है, इसका अरिथमेटिकल ऑपरेशन 2, 3, 5% है, लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेशन है वो 95% है। तो लॉजिकल ऑपरेशन पे इसका नाम है नहीं, तो जो पहले शुरुआत में नाम रखा गया उसी को लेके कैरी ऑन किया जाता है। तो ये PHP का इंट्रोडक्शन है। PHP का सिंटेक्स जो है वो यही है कि आपको हमेशा PHP को इस तरह से शुरू करना है और PHP को यहाँ पे बंद कर देना है। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि जो आपका यहाँ पर PHP इंट्रोड्यूस हो रहा है ऐसे हो रहा है और बंद हो रहा है तो ऐसे हो रहा है। अब हम लोगों ने इसमें 2-3 चीज़ें देखेंगे, जैसे कि वेरिएबल का टॉपिक, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सिंपल है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को डॉलर का साइन यूज़ करना है और जो नाम लिखना चाहते हो लिखो, लेकिन नाम की शुरुआत नंबर से नहीं होनी चाहिए। कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है C की तरह। और इसमें स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, बुलियन कुछ भी डालो, डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है वेरिएबल का एग्जाम्पल। वेरिएबल को अगर टाइप को चेक करना चाहते हो तो सिंपल है, तुम गेट टाइप नाम का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। गेट टाइप नाम का फंक्शन, वेर डम का फंक्शन, दोनों एक जैसा काम करता है, बट वेर डम आपका वेरिएबल को डिलीट मार के तब दिखाता है। ये गेट टाइप सिर्फ डेटा टाइप को बता सकता है। अगर इसका आउटपुट देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे सिंपल है, हम यहाँ पे लिखेंगे रीकैप और वो इंडेक्स पेज होने की वजह से वो आ गया। देखो नेम स्ट्रिंग है, एज इंटीजर है और इज मैरिड बुलियन है। आप देख सकते हैं ये तीनों का तीनों डेटा टाइप बता रहा है। तो गेट टाइप नाम का एक पूरा का पूरा वो होता है
फंक्शन होता है जिसके अंदर वेरिएबल डालने से पता चल जाता है। सेम वैसे ही जैसे वेयर डम बताता है, वेयर डम अगर इसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन देता है, लेंथ कितना है, साइज़ क्या होगा, वो सारी चीज़ें। अब वेरिएबल को दोबारा से असाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो जॉन को जैन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वेरिएबल के अंदर एक खास बात है कि हम लोग वेरिएबल जो भी बनाते हैं उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखो एज 25 है, बट ये बाद में क्या हो गया, चेंज हो गया, 30 हो गया। तो असाइनमेंट पॉसिबल होता है वेरिएबल का, और वेरिएबल का आउटपुट हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोग को जैन मिलेगा ना कि जॉन मिलेगा, और एज 25 की जगह 30 मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है वेरिएबल की खास बात, और वेरिएबल के टॉपिक्स में ये डिस्कशन है। अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो बेसिकली कांस्टेंट कैसे काम करता है वो देखो। तो कांस्टेंट कई तरीके से काम करता है, फंक्शन से भी बन सकता है और कीवर्ड से भी। फंक्शन से बनता है तो डिफाइन कीवर्ड फंक्शन लगता है, पहला पैरामीटर में जो नाम देना वो लिखो। लेकिन एक बात याद रखो, एक पूरे डेवलपर जो PHP की कम्युनिटी है उसमें एक छोटा सा बात है जो सब कुछ ध्यान रखने वाली होती है, वो ये है कि जब भी आप कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं तो उसको ऑल कैप्स में लिखें, यानी पूरा का पूरा कैपिटल में लिखें, पहचाना जाता है वो कांस्टेंट है। तो पाई देखो लिखा हुआ है और उसका वैल्यू P और I दोनों कैपिटल है। वैल्यू कितना होता है उसका पाई का, 3.14, ठीक है। इसका जो आउटपुट देना है तो सिंपल है, आप आउटपुट के सामने कहीं भी दे सकते हो। देखो ये स्ट्रिंग को जोड़ा है, बीच में मत घुसा देना, स्ट्रिंग खत्म हुआ, डॉट का मतलब क्या होता है, कॉनकैटिनेशन, और उसके बाद पाई का वैल्यू और उसके बाद BR का टैग। तो ये कॉनकैटिनेट करके ये अपना वैल्यू दे देता है, देखिए पाई का वैल्यू आ गया। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात कि पाई का वैल्यू जो 3.14 ऊपर लिख दिया है, इसको कोई भी कहीं भी बदल नहीं सकता, इसीलिए तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कांस्टेंट को देख सकते हैं। अब इसी तरह इसी को ना अगर हम कॉन्स्ट को इस कीवर्ड से इस्तेमाल करें, CONST कॉन्स्ट कीवर्ड से, और इसमें जो वेरिएबल डालते हैं, देखो एक तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको कमेंट कर देते हैं नहीं तो ये आसानी नहीं होगा। अब ये इंटरेस्टिंग देखो, तो ये दोनों पहले वाला पाई और बाद वाला जो पाई है दोनों सेम ही है। बनाने का तरीका क्या है, एक डिफाइन से बनता है और एक कॉन्स्ट कीवर्ड से बनता है, दोनों सेम है, आप जैसे चाहें बना सकते हैं। ये पाई का वैल्यू ऊपर में अनडिफाइंड बताएगा, हाँ ये देखो सेम। तो यानी ये वाला कांस्टेंट हुआ या ये वाला कांस्टेंट एग्जैक्टली सेम ही काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ रिवीजन के तौर पर। अगर हम पाइथन का कमेंट लिख रहे हैं, PHP का कमेंट लिख रहे हैं सॉरी, तो 2 बार स्लैश या हैश का साइन दोनों अलाउड है। तो दिस इज़ कमेंट, दिस इज़ कमेंट, और ये वाला दिस इज़ कमेंट। तो ये जो तीनों कमेंट है, एक और देख लो, ये वाला तो कम ही इस्तेमाल होता है, बट देख लो दिस इज़ कमेंट, देखो तीनों भाई बहन को देख लो। तो टाइप है तीनों कंस्ट्रक्शन कांस्टेंट के कमेंट्स के। सिंगल वैल्यू दो तरीके से, सिंगल लाइन दो तरीके से करते हैं और मल्टी लाइन एक तरीके से। ये दो तो आपको C में मिल गया होगा, एक पहला वाला ये वाला ये PHP में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कमेंट्स को बना सकते हैं, और कमेंट जो होता है वो किसी भी कंपाइलर के द्वारा कंपाइल नहीं होता है, चाहे वो इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर, है कि नहीं। तो हम लोगों ने PHP के ना वेरिएबल्स और उसके कांस्टेंट को देख लिया, कमेंट्स को देख लिया। अब हम लोग इसके आउटपुट के और एक दो तरीके को देखते हैं। क्या मैं प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके इसमें हेलो लिख सकता हूँ, देखिए तो हाँ। लेकिन PHP के अंदर में ना दोनों अलाउड है, इको भी और प्रिंट भी। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं ना उसको ग्रैब करके रखे हैं, वो किसको करके रखे हैं, एको को। तो एको ज़्यादा यूज़ होता है कंपेरेटिवली प्रिंट इस्तेमाल करने के। तो प्रिंट पता नहीं क्यों नहीं इस्तेमाल होता है, वो शायद दूसरे लैंग्वेज से अलग होने के लिए करता है ऐसा। तो ये अच्छी बात भी है कि आपके पास एक कोई नया कीवर्ड है तो यूज़ कीजिए, पुराना कीवर्ड तो सब में प्रिंट है ना। जावा है तो प्रिंट एलन है, जावा स्क्रिप्ट है तो उसमें भी प्रिंट आप लगा सकते हैं, और वो जो क्या कहते हैं उसको C है उसमें प्रिंट एफ है ना। तो प्रिंट करके तो बहुत सारा जगह पे, खुद पाइथन में भी प्रिंट है। तो ये सारे प्रिंट के फीचर्स हो सकते हैं। अगर हम लोग एक बार इसको नया टॉपिक पढ़ते हैं, डेटा टाइप। अब डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप जो है यहाँ पर PHP की ऐसे शुरुआत होती है, डाटा टाइप्स। मैंने आपको बताया है कि डेटा टाइप टोटल मिलाकर जो PHP में है 8 होते हैं। एकदम याद करने का आसान तरीका है, 8 को 3 भाग में बांटा है हम, और वो तीनों भाग ऐसे काम करते हैं। देखिए अगर हम बूलियन डेटा टाइप रख रहे हैं तो बूलियन डेटा टाइप एक वेरिएबल रखेगा ऐसे करके, नेम तो नहीं रख सकते, इज़ रिजल्ट, इज़ एडमिन, और ये देखिए फॉल्स।
तो ये एक बूलियन डेटा टाइप का एग्जांपल है। इंटीजर के लिए देखिए तो ये एक इंटीजर एक डेटा टाइप का एग्जांपल है। फ्लोट देखिएगा तो ये एक फ्लोट डेटा टाइप का एग्जांपल है। स्ट्रिंग देखिएगा तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का एग्जांपल है। अब ये चारों को भेंट कर लीजिए और ये चारों का चारों एक ही वैल्यू रख पा रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी एक वैल्यू से ज़्यादा रख पा रहा है नहीं, वो सिंगल वैल्यू ही कहलाता है। स्ट्रिंग है ना इतना बड़ा, तो भी एक पूरा पेज का भी है तो भी एक ही वैल्यू कंसिडर होता है। ये देखो चारों। अब अगर हम बात करेंगे कि इसमें एरे, जो कि एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर कुछ दोस्तों के नाम से है, और एग्जांपल है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर भी देख लीजिए तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक से ज़्यादा वैल्यू रख सकता है। देखिए पहला वाला एरे 3 नाम रख रहा है, ठीक है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें 2 चीज़ें हैं, नेम और एज। ऐसे ऐसे ही बनता है, एक और तरीके से बन सकता है। ये क्लास बेस्ड है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हाँ, ये जो नल होता है, कोई वेरिएबल का नल रख लेंगे वैल्यू तो वो एक नल डेटा टाइप का हो जाता है। और लास्ट में क्या रह गया, रिसोर्स डेटा टाइप। इसका एक उदाहरण ये है कि आप इसको कोई डेटाबेस का कनेक्शन दे दीजिएगा तो वो रिसोर्स कहलाता है। MySQL आई कनेक्ट, ये MySQL को कनेक्ट करने के लिए फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसको ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, 4 पैरामीटर होते हैं इसके। तो देखिए मोटे मोटे तौर पे ये सब डेटा टाइप आ गया। ये 4 हो गए, ये 4 जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये हो गया सिंगुलर। ये 2 जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं कंपोजिट, और ये जो नीचे 2 देख रहे हैं उसे कहते हैं स्पेशल। रिसोर्स उसमें से एक है, ठीक है। तो 8 डेटा टाइप हैं टोटल मिला के। अगर आप इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं या इसको प्रिंट करना चाहते हैं, आउटपुट, तो चलिए इसके उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। अब आप बेसिकली इसका आउटपुट देख सकते हैं, और इसको देखने के लिए आपको कोई कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसमें आपको लिखना होगा data.php, जो कि मैंने फाइल का नाम रखा था। अब यहाँ पे आ गया डेटाबेस कनेक्शन का एरर, क्योंकि कनेक्शन तो पूरा किया ही नहीं हम, तो इसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट ये देखो, ठीक है। तो पता ये चला कि हम लोग एक अलग से फाइल बना लिए इसी जगह पर और डेटा टाइप को समझ लिए। एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, डेटा टाइप डॉट php। देखिए, ठीक है। तो एकदम आराम से एक्सेस कर रहे हैं और सब डेटा टाइप जान गए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक होगा ऑपरेटर। मान लो ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर के बारे में क्या है कि ऑपरेटर जो होता है वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑपरेटर अरिथमेटिक होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि वो ऑपरेटर्स जो आपका जोड़ घटा गुना करने के काम आते हैं, जैसे प्लस का साइन, माइनस का साइन, गुना का साइन, और ये स्लैश, ठीक है, या 2 बार स्टार, ये सारे के सारे जो होते हैं मॉडुलस, ये सारे के सारे ऑपरेंड्स है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली एक ए नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 10, बी नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 5। एडिशन करने के लिए प्लस का साइन लगता है और माइनस करने के लिए सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सबका एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। डिवीज़न देख लीजिए, यहीं पे रख लेते हैं। और इसके बाद आपका कोई भी एग्जांपल जो, जैसे मान लीजिए आपको एक्सपोनेंशिएशन करना है, जिसको पावर नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, पावर, ठीक है। तो हम लोग $A 2 बार स्टार और $B, सॉरी $2 बार स्टार $B, ठीक है। ये हम PR का टैग लगा दिया। तो ये सारे एग्जांपल्स। अब आपको इसको एक्सेस करना है तो नाम क्या है, operator.php। तो ये जो डाटा टाइप है इसका operator.php, देखो ये पावर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ना इसमें पावर, डिवीज़न वगैरह सब कर सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा और दूसरे डिफरेंट डेटा टाइप का बात करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसमें क्या होता है कि जब हम एको कर रहे होते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं, तो जैसे प्लस इक्वल टू बी, तो अब जो ना ये एडिशनल असाइनमेंट कहलाता है या एडिंग असाइनमेंट कहलाता है। इसमें क्या होगा, ए में जो वैल्यू पहले से था वो रहेगा, प्लस बी का वैल्यू भी और उसमें जुड़ जाएगा। तो ये टोटल कितना आउटपुट आने वाला है, 15, ठीक है। और ऐसे ही सब सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न जो असाइनमेंट का हो गया सब अवेलेबल है। सब्ट्रैक्शन, ये देखो, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, देखो स्टार इक्वल टू,
तो दूसरा वाला का वैल्यू क्या आने वाला है, ए का वैल्यू 15 हो चुका है, ध्यान रखना है, उसमें से माइनस बी यानी कि फिर वापस से 10, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो फिर 10 इंटू 5 50, देखो आ गया 50। तो ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करने का काम करता है। जैसे मैं एको करके यहाँ पे लिखूँ कि $x क्या बराबर है $b के, और लगा के ये ऐसे करके BR का टैग, ये देखो लास्ट में BR का जोड़ने का मतलब लाइन चेंज करना है। अब ये फॉल्स होने की वजह से आउटपुट तो दिखेगा नहीं तुमको, तो हम इसमें ट्रू कर देते हैं तो आउटपुट दिखेगा 1 आ गया, ठीक है। और इस तरह से ना नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, रीकैप कर रहे हैं तो हम लोग पूरी तरह से डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ ट्रू फॉल्स आता रहेगा, ठीक है। स्पेसशिप ऑपरेटर ये बड़ा मज़ेदार है इसमें, ये वाला, ठीक है। प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये डिसाइड हो जाता है। देखो बी को इधर और ए को इधर कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा -1, देखिए, और अगर बराबर होता तो 0। तो नॉर्मली कंपैरिजन ऑपरेटर अच्छे से काम करता है। चलिए लॉजिकल ऑपरेटर को इसी से ऊपर देखेंगे तो लॉजिकल ऑपरेटर सामने आता है। इसमें क्या होता है कि आपका एक ऑपरेटर नहीं, एक से ज़्यादा ऑपरेटर को एंड और के लॉजिक से स्टेबल कर सकते हैं ऐसे। तो क्या हुआ कि अगर है ना ये वाला पार्ट ट्रू है या फिर ये वाला पार्ट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू दे दो, क्योंकि और लगा हुआ है, तो ये देखो ट्रू हो गया। तो अगर ये एंड लगा होता तो होता नहीं होता है, ये एंड हो गया। और किसी भी एक्सप्रेशन को उल्टा करना, रिवर्स करना, तो आगे नॉट लगा दो, ये देखो, ठीक है। इन फॉल्स होने के बाद भी ट्रू आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं लॉजिकल ऑपरेटर कहलाती हैं। इसी तरीके से हम लोग और भी बहुत सारे ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर ही कुछ ज़्यादा तो बड़ा है नहीं, हम लोग इसमें कोई वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखो इंक्रीज़ या डिक्रीज़, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद है ना, जैसे ये सी का वैल्यू है, ये प्लस प्लस क्या कर रहा है, उसको इंक्रीज़ कर रहा है, 11 कर दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, वापस 10, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशनल ऑपरेटर, हम लोग पढ़ा है, टर्नरी ऑपरेटर इसको कहते हैं। हम लोग इसका बहुत सारे एग्जांपल देखा, लेकिन ये देखो क्या बी ई से बड़ा है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे डी बड़ा है, और नहीं तो ई बड़ा है, सिंपल। ये देखो ई इज़ ग्रेटर देन डी, तो यहाँ जो है ना ई बड़ा है इसलिए वो आया। तो ये ई फाइल्स की तरह एक कंडीशनल ऑपरेटर है जो काम करता है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर की बात करें तो स्ट्रिंग ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन का एग्जांपल है। जैसे मान लो कॉन्कैटिनेट करना है तो ये वाला पार्ट को जोड़ा, और ये देखो डॉट का काम यही है, ये दोनों को यहाँ दोनों को जोड़ रहे हैं। देखो str1 डॉट str2, यानी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को जोड़ दिया तो ये दोनों हेलो और वर्ल्ड का स्पेस दे देगा। स्ट्रिंग का लेंथ का वेरिएबल देखो, ये बेसिकली यहाँ से इस वैल्यू को डॉट से जोड़ा, फिर लेंथ जो आया वो, और फिर BR जोड़ दिया। कई बार तो इसका इस्तेमाल कर ही चुके हम लोग। एक छोटा सा ये है कि यहाँ पे भी एक तो BR टैग होता, एको BR टैग, सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए और कुछ नहीं। तो ये वाला सब ऑपरेटर है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। कॉन्कैटिनेट करने से दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ गया है, और लेंथ से क्या हो रहा है, लेंथ पता चल गया। एरे ऑपरेटर है, इसको एरे ऑपरेटर को थोड़ा सा डीप जाना होगा हम लोग को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको अभी तक नहीं टच कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में तो पक्का टच कर लूँगा। ये ऑपरेटर से रिलेटेड सारे वीडियोस हो गए। इसी तरह से ना इफ एल्स, फोर लूप और एरे, मुझे नहीं लगता है कि सब में ना कोई लैंग्वेज से बैरियर है, सब में सेम बात है। अगर हम बात करेंगे इफ एल्स की तो इफ ऑपरेटर, और यहाँ पर बहुत सारे इफ़ स्टेटमेंट पे बहुत कुछ हो सकता है। सारे कंडीशनल काम इसी से होते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ना हम लोग चेंज करेंगे अपने मतलब एग्जाम्पल और प्रोजेक्शन को। तो इसको चेंज करने का मतलब ये है कि ऐसे रीकैप करो और सारे के सारे टॉपिक को ऐसे डिस्कस करो खुद के साथ, और है ना उसके बाद उसको रन कराओ और मेरे साथ शेयर करो। ये एक एक करके टॉपिक को रीकैप करने के लिए इस्तेमाल होगा, बट ये डेप्थ के लिए नहीं, डेप्थ हो चुका है, हम लोग सिर्फ रीकैप कर लेंगे ताकि हम लोग का जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छे से एक्सपांड कर सके। आगे का टॉपिक जो है वो रहेगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल। काफ़ी सारे होते हैं, एक एक करके समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।